मैं आपको वचन देके कहता हूं कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हक की आवाज उठाने के लिए। याद रखना। तो ये मेरा संदेश उनको की है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माओ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है, मैं जिंदा दिल से जीऊंगा, शेर की तरह जीऊंगा, आपके बीच रहूंगा। मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुका के भी निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा। के बकरे तैयार नहीं होते, वो कौम कभी कुर्बा आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहां खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए और अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं आज भरतपुर में हूं आज कि मैं जब भी राजस्थान आया किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, राजस्थान के साथियों ने पल के बिछा के मेरा स्वागत किया, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी, मेरी रक्षा सुरक्षा की। इसके 2 रुपए लेके चक्कर में ना पड़े, नाश ना करें, चैन तक यार, बस यार। दूसरा, मैं ये उन लोगों को बताने के लिए आया हूं जिन्हें लगता है कि मैं गोलियों से डर जाऊंगा। मैं उनको भी ये बताने के लिए आया हूं कि मैं जिस रास्ते पर निकल के चला हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप पर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सर छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं है। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा, मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और जब कोई घबराता है तब वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों, जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देके कहता हूं कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हक की आवाज उठाने के लिए। याद रखना। तो ये मेरा संदेश उनको की है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माओ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है, मैं जिंदा दिल से जीऊंगा, शेर की तरह जीऊंगा, आपके बीच रहूंगा। दूसरी बात, मैं यहां इसलिए भी आया कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा भरतपुर, और मैं ये बताने के लिए भी आया हूं कि मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुका के भी निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा। और जो वचन मैं आपको दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मेरी मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। ये बताने के लिए मैं यहां हूं। और चौथी और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को भी सुननी चाहिए, कि जब आप संघर्ष के पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए,
जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो तब तक रुको ना, अड़िग रहो जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अड़िग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी, गुलामी की बेड़ियां एक दिन में नहीं कटती हैं। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूं, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है, इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहां खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए और अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं आज भरतपुर में हूं। आज देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा, ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पे बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़कर है। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी मां एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहां है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप कहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया, कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई, जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी पे बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इतना भी मुझे भरोसा है पूरा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना, वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है उसमें वो 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा भी मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पर लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कम मिले, वो आसानी से आगे ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया और सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई शायद किसी ने पटाखा छुपाया, किसी का टायर पट गया। मैंने कहा पथरी आगे लगी दिखे। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष तक कहा, भाई, मैंने कहा घिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर, जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता हूं। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, और मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। तो मुझे जैसे मेरी जान को खतरा है, और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो बहुजन समाज के हैं भाई, या जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, या जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग, या किसान सभा के लोग, या हमारे जाट महासभा के लोग,
या अन्य कोई बहुजन संगठन जो ईमानदार से लड़ा रहे हैं, उन सबकी जान को खतरा है। आप मेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हो, मैं यहां भी सुन रहा था। कितने लोगों की सुरक्षा की मांग करोगे आप बताओ? और किस किस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं उनके हाथ आपके हो जाएं। जिनसे सुरक्षा मांग रहे हो उन कुर्सियों पे आप जाके बैठ जाओ। जिस दिन उन कुर्सियों पे आप बैठ जाओगे, ना चंद्रशेखर आजाद को खतरा होगा और ना किसी आम आदमी को खतरा होगा। चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, भयमुक्त शासन आएगा, भयमुक्त। हर आम आदमी, चाहे वो किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, कोई बहन हो, कोई बिटिया हो, कोई बच्ची हो, कोई बुजुर्ग हो, जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा। क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए, मुकदमों से डरा दो। अगर पैसे से खरीद लिया जाए, पैसे से खरीद लो। अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का ताला लगता लगा दो उसके मुंह पे। और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बनी नहीं है अभी, आप चिंता मत करें। मेरी बात पे गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है, ये मेरा पसीने में यहां जो हाल है, आपका क्या हाल हो रहा होगा? फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए एक टांग पे खड़े हैं, जो इस गर्मी में मोटे पे मोटा लगा के, सर में सर जोड़ के यहां जो अड़े बैठे हैं, घर में वो पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी रहते होंगे। अगर वो मेरी बात पे इकट्ठा खड़े हैं तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं, आप बताओ मुझे। क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं? देखो भाई, अब जब बैठ जाना, बैठ जा। गुदारा जी की सुरक्षा में हो, उसे ना कुछ हो सकता। मर्द का वक्त हो तो बैठ जा, बैठ जा, नाल ना करे और कोई। इनकी सुरक्षा ज्यादा है। देखो मेरी बात पे गौर करो। 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। पहले राजतंत्र था, अच्छे राजा भी हुए, बुरे भी हुए, तानाशाह भी हुए, सबका अपना अपना हसर भी हुआ। यहाँ का तो इतिहास गवाह है। यहाँ तो किसान कामगारों ने मिलकर जो है राजशाही भी चलाई। अगर हमारी वफादारी थी, जो खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी कि खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी, हम पे भरोसा था। और सेनापति गुर्जर समाज का था, ये भी हमारी वफादारी थी कि हमारी सेना पे भी भरोसा था। और राज भी हमारा था, क्योंकि राज करने वाले भी हमारे लोग थे। हम लोग मिलजुल कर राज कर रहे थे। यहाँ मैंने ये यहाँ की बात बताई, लेकिन मैं आपको लोकतंत्र की बात बताता हूँ कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आज आपको चाहे रोजगार चाहिए हो या न्याय चाहिए हो या कोई हक अधिकार चाहिए हो, हर चीज के लिए सरकार पे आप लोग निर्भर हो। लेकिन सरकार बनाने की शक्ति आपके अंदर है। जैसा मैंने कहा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आप बस इस बात को नहीं समझ पाए कि वोट आपके पास है, राज दूसरों का है। अगर जिनका वोट है वो अपनी वोट को संगठित करके और एक एक वोट को अपने पक्ष में दे दें तो राज यहां आपका आ जाएगा। और जिनका राज आ जाएगा, आप ये बताओ, अगर राजस्थान में आपका राज होगा तो क्या राजस्थान में मुझे कोई खतरा हो सकता है क्या? बात मेरे खतरे की नहीं है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।
बात उस खतरे की है जो अन्याय लंबे समय से राजस्थान में हो रहा है। चाहे मूछे रखने पर हत्या हो, चाहे पानी पीने पर मटकी छूने पर हत्या हो, चाहे घोड़ी पे बैठने पर अपमान किया जाए, चाहे और तमाम तरह की जातीय, धार्मिक और तानाशाही सामंतवादी सोच के कारण हमारे लोगों के साथ अन्याय हो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ, ये सारा अन्याय तब रुकेगा। देखो, मैं अपनी पीठ का घाव, ये मेरा जरा सा घाव 1 इंच का, इस घाव के जख्म को मैं भर सह लूंगा। ये मेरी पीठ पे है, ये मुझे कम दिखाई देगा, लेकिन जब रोज मैं अन्याय सुनता हूं, अपनी बहन बेटियों के साथ होते अन्याय को देखता हूं, अखबार में पढ़ता हूं, टीवी में देखता हूं, वो जो घाव मेरे सीने पे होता है, मैं उस घाव से परेशान हूं। इस दर्द को तो कुछ नहीं है, इस दर्द को तो मैं सह लूंगा, इस दर्द को सह सकता हूं, तभी तो आपके बीच में हूं। लेकिन जो घाव मेरे सीने पे रोज, चाहे वो राजस्थान से लगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लगे, मध्य प्रदेश से लगे, उड़ीसा से, बिहार से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, जो अन्याय हो रहा है देश की सरकारों में, वो जो घाव मेरे सीने पे लगते हैं, मैं ये सोचता हूं कैसे रोकूं इस अन्याय को। मेरी बहन ओम प्रकाश रैगर की से बड़ी वाली छोटे वाली गुड़िया यहां बैठी है। जब मैं आया था मेरे गले लग के उसकी आंखों में भावुकता थी। मुझे उस दर्द की ज्यादा परवाह है कि वो दर्द कैसे कम होगा। वो दर्द एक तरीका ही है कम करने का, और जो आप मांग रहे हो सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, मत मांगो सुरक्षा। इन नालायक सरकारों से कोई सुरक्षा मत मांगो, आप सुरक्षा तंत्र खुद बनो। सुरक्षा मांगने वाले नहीं, सुरक्षा देने वाले बनो। मेरे लोगों, अपनी ताकत को समझो। मैं इसको क्या जवाब दूं? आप बताओ, मैं इसको क्या जवाब दूं? मैं कार्तिक भील की पत्नी को क्या जवाब दूं? मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? मैं राजस्थान में आके क्या बड़ी बड़ी बातें करूं जब मैं न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। आपने सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा, हमारे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी मुझसे पहले बोले होंगे, हम न्याय नहीं ले पा रहे राजस्थान में, तो सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा? सामाजिक न्याय का मतलब समझते हो? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हिस्सेदारी। धन धरती राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, चाहे वो साधन हो, संसाधन हो, राजसत्ता हो, नौकरी हो, जमीन हो, हर काम में आपकी हिस्सेदारी। आपको लगता है हिस्सेदारी मांगने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी अपील करने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी किसी के पैर छूने से मिल जाएगी? एक तरीका है लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का, वो ये तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। वोट का ताकत, वोट की शक्ति, वोट की शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकारें सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता? बताओ, किसान को उसकी फसल का दाम मिल रहा है क्या? सरकार आती है, किसान कागज लेके दफ्तरों में खड़ा रहता है। नौजवान को रोजगार मिल रहा है क्या? सीएचए की भर्ती वालों जिनके चक्कर में बच्चों के मैं जेल गया, उनको लाठियां मारी सरकार ने। अगर नौजवान रोजगार के लिए आता है, सरकार पे जवाब नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करोगे, जवाब नहीं है। गरीबों की ताकतवर लोग जमीन छीन रहे, जवाब नहीं है। मैं भी गया वहां नवलगढ़, किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी, उसमें हिस्सा मजदूरों का भी था, क्योंकि किसान की जमीन पे किसान मालिक नहीं होता अकेला। किसान को तो मुआवजे की भी बात होती है, लेकिन उस किसान की खेती से जिनके घर चलते हैं, जिस किसानी से लोगों के रोजगार चलते हैं, उनकी हिस्सेदारी भी होती है। उनका भी सब कुछ चला गया। आजाद भारत में कुछ बंटवारा नहीं हुआ। ना जिन पे जमीन थी उनको जमीन मिली, ना जो जिन पे उद्योग थे उनको उद्योग मिले,
न जिन पे रोजगार था उनको रोजगार मिले, अगर मिला तो मिला कि जब भी हक की आवाज उठाई तो लाठियां मिली, गोलियां मिली, जेल मिली, मुकदमे मिले, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। और अगर किसी ने आवाज खोली तो उसका स्वागत गोलियों से हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं जालिमों को, ना आपकी गोलियों से मेरी आवाज कमजोर पड़ी ना पड़ेगी। मैं कल भी हिस्सेदारी अधिकारों के लिए लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ता रहूंगा। और जब तक मेरे जिस्म में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी, मैं आपके अधिकारों के लिए, आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आज भरतपुर आया।